हमने इससे पहले कल एक फिजिक्स का मैंने कंप्लीट आपको पूरे 18 यूनिट का एक मैंने लेक्चर बनाया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आपका कमेंट था कि सर हमें थोड़ा केमिस्ट्री का भी इस तरह से कर दिया जाए तो हमारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में क्या आपके लगभग 25 यूनिट हैं। तो आज मैं आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री का जितने भी टॉपिक है उनका मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करती है क्योंकि आप क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए और बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो सेकेंड ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 10 यूनिट है जिनको आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। पहले हम केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब ये 10 के 10 मेजर टॉपिक है आपके। बात समझ रहे? जो अगर आपने प्रिपेयर हो गए अपने इस लेक्चर में तो आप मान के चलो कि आपका जैसे मैंने कहा इस बार 45 क्वेश्चन आने का चांस है तो लगभग आपके 25 क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं। बात समझ ना? मतलब जो मैं अभी आपको तैयार करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो रिमेनिंग टॉपिक है उनका भी एक और लेक्चर ले लेंगे, बट वो टॉपिक छोटे छोटे हैं। जैसे पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। उनमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा बोलो आपसे बड़े टॉपिक नहीं होते, बट ये जो 10 यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे मैं कह रहा हूँ इनमें थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं याद करके जाऊँ या मैं थोड़ा शॉर्ट रिवाइज करके जाऊं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो सकता है। क्लियर? यही मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 यूनिट आपको अच्छे से मैं अभी 1-2 घंटे के अंदर तैयार करा दूं और अगर आप इसको 1-2 बार स्टडी कर लोगे अच्छे से लेक्चर को तो आपके ये 10 टॉपिक का कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। बात समझ ना? ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक। आपसे मैं कह रहा हूँ टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला आपका जो फंडा क्लियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या पता होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपसे मैं कह रहा हूं उसका फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो होती है, बिकॉज रेट होती क्या है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइप। तो मॉल आपसे मैं कह रहा हूं लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। क्लियर? मॉल पर लीटर और डिवाइड बाय सेकंड। फिर मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन में आपको एक्चुअली कोई भी रिएक्शन मिले उसके रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट और कोई भी रिएक्शन मिल जाती है तो उसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बोलो मेरे कहने का मतलब है जैसे N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ 2NH3 है तो अगर मेरे से कोई पूछे N2 के विघटन की दर तो आपसे मेरे को -d(N2)/dt। कोई मेरे से पूछे बोलो H2 के विघटन की दर तो आपको पता होना चाहिए -dH2/dt। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि NH3 के बनने की दर, बात समझ में आए, तो +dNH3/dt। यानी आपने क्या सीखा यहां से? कोई भी रिएक्शन मिल जाए, किसी भी रिएक्टेंट की डिसोसिएशन यानी विघटन की दर पूछे, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दर पूछे, ये मोल कभी स्टोइकियोमेट्री काम नहीं आएगी। बस रिएक्टेंट का नेगेटिव लगाना, प्रोडक्ट का पॉजिटिव लगाना। लेकिन अगर आपसे कोई अभिक्रिया की दर आपसे मैं कह रहा हूं का आपको अवकलन समीकरण पूछे तो आपको क्या करना है, सभी दरों को समान बनाना है, लेकिन जो मोल होते हैं वो 1/, करके लिखना है। तो इसमें तो मोल ही एक है, कोई दिक्कत नहीं, dN2/dt हो गया। जैसे H2 के कितने 3 मोल है तो -1/3 dH2/dt और NH3 के कितने 2 मोल है तो 1/2 dNH3/dt। क्लियर? तो आपसे मेरे को एक तो आपको ये लॉजिक सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इसी के आने के चांस है। पूछने के तरीके बहुत सारे हैं,
कोई इक्वेशन देके आपसे पूछ सकते हैं कि इसके डिसोसिएशन रेट का बोलो क्या सूत्र होगा, फॉर्मेशन रेट का क्या होगा, या H2 के विघटन की दर इतनी है तो NH3 के बनने की दर क्या होगी। जिनका दे जिनसे पूछे बराबर करके आप कर सकते हो। क्लियर, एक तो आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं आपको अभिक्रिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि कोटि और मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड मैंने आपसे कहा अणुकता, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अणुकता मतलब मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी। इसका फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये जो होता है क्या होता है बोलो, प्रायोगिक मान है। क्या है बोलो, प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू। और ये क्या होता है बोलो, सैद्धांतिक मान है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं ये क्रियाविधि, आपसे मैं कह रहा हूं कि स्लो स्टेप पर दर नियम आपसे मैं कहूं लगाकर बोलो ज्ञात की जाती है। जबकि आपको पता होना चाहिए यह, मेरे कहने का मतलब किसी भी अभिक्रिया, ठीक है, मैंने कहा रिएक्टेंट्स, ठीक है, बोलो क्रियाकारक के मोलों आपसे के योग, ठीक है, के बराबर आपसे में को होती है। मतलब अगर कोई अभिक्रिया है, सपोज दैट A+2B चेंज ऑफ C, मुझे कोई पूछे कि बोलो इसकी अणुकता क्या होगी, तो आपसे मैं कहूँ अणुकता क्या होगी तो मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ। इसके 1+2 कितने हो गए, 3 मोल, मतलब इसकी अणुकता कितनी हुई, 3। मतलब सैद्धांतिक वैल्यू है, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ये प्रायोगिक वैल्यू है, बिना डाटा के, बिना इंफॉर्मेशन, बिना मैकेनिज्म के नहीं बता सकते हैं। क्लियर, तो आपसे मैं कहूँ एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कहूँ एक होता है छद्म एकाणुक अभिक्रिया। बोलो मैंने कहा छद्म एकाणुक अभिक्रिया मतलब स्यूडो, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर आप समय को रिएक्शन, ठीक है। बोलो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये किसको बोलते हैं, जिसकी कोटि क्या होती है 1 और जिसकी अणुकता क्या होती है बोलो, मैंने कहा 2, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसके बोलो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, एक तो मैंने कहा CH3CO C2H5 एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। बोलो आपसे मैं कहूँ जब हम करवाते हैं, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। और आपसे मैं कहूँ स्यूडो यूनिमोलिकुलर का होता है। इसकी ऑर्डर क्या होती है 1 और अणुकता आपको पता चल ही रही है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है बोलो 2। क्लियर, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल होता है C12H22O11 शर्करा का जब भी प्रतिलोमन करते हैं तो आपसे मैं को वो भी किसका एग्जाम्पल होती है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर का होता है। इसकी ऑर्डर कितनी होती है 1 और अणुकता कितनी होती है बोलो 2। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनकी ऑर्डर 1 होती है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, उसको हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तीसरा फंडा ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं आपको क्या क्लियर होना चाहिए, नंबर 4th पॉइंट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। बोलो आपसे मैं कहूं कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने कहा यहां पर बोलो रेट कांस्टेंट आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला। बोलो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला किस किस का पता होना चाहिए। नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर का क्या पता होना चाहिए। बोलो आपसे मैं K0 = x/t। अगर ये फॉर्मूले याद है तो आप इसकी यूनिट वगैरह सब निकाल सकते हो। क्लियर, मैंने कहा बोलो फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है K1 = 2.303/t लॉग, मैंने कहा A/A-x। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला है बोलो फर्स्ट ऑर्डर का। इसी तरह से मैंने कहा आपको बोलो सेकंड ऑर्डर का पता होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, K2 = 1/t x/A-x। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो आपसे मैं कहूँ सेकंड ऑर्डर का। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, आप इनकी यूनिट निकाल सकते हो। अक्सर आपसे मैं कह रहा हूँ यूनिट पूछ ली जाती है तो K0 की यूनिट तो बोलो आपसे मैं कहूँ मॉल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब बिल्कुल रेट के समान ही होगी। आप समय को इसका सब जानते हैं, यूनिट क्या होती है बोलो, K1 अक्सर एग्जाम में पूछते हैं सेकंड इनवर्स होती है, क्लियर। और अगर सेकंड ऑर्डर की निकालनी है तो हम रेट इज इक्वल टू K2 और यहाँ पर A की पावर 2 कर सकते हैं, और मैंने कहा मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और K2 और यहाँ पर कर दूं मैं बोलो मॉल पर लीटर, तो आपसे भी स्क्वायर 1 मॉल पर लीटर कट हो गया, इधर आ जाएगा तो यूनिट ऑफ K2 जो आपकी बन जाएगी बोलो आपसे मैं करूँ मॉल इनवर्स हो जाएगा और लीटर और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आप जब चाहो इन फॉर्मूलों को याद होने से हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद आपको नंबर 5 पॉइंट क्या पता होना चाहिए, आरएनएस समीकरण, ठीक है, आरएनएस इक्वेशन आपसे मैं करूं समीकरण आपको पता होना चाहिए, K बराबर A EA अपॉन RT। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछी है, बोलो जहां पर ये EA जो होता है वो क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है, क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा, मतलब एक्टिवेशन, आपसे मैं कहूँ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपसे मैं करूँ एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और अगर आपसे किसी भी अभिक्रिया की EA जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी क्या होगी बोलो फास्ट होगी, और किसी भी अभिक्रिया की EA जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया उतनी क्या होगी बोलो स्लो होगी। मेरी बात समझ में आई, ओके। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है मैंने कहा डिपेंड ऑन कैटलिस्ट, ठीक है, बोलो आप उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, और मैंने कहा नॉट डिपेंड आप समय को ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बोलो किस पे निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए क्या होता है कि अगर एग्जाम में कभी आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है तो उसका कारण होता है सक्रिय अणुओं की संख्या का बढ़ना, बोलो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं इसलिए रेट बढ़ती है। बोलो आपसे मैं कहूँ क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, हाँ कैटलिस्ट के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है पॉजिटिव कैटलिस्ट से, क्योंकि वो क्या करते हैं बोलो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट क्या होगी बोलो अभिक्रिया क्या होगी बोलो फास्ट होगी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको अगर केमिकल काइनेटिक में अगर ये 5 पॉइंट याद है जो मैंने आपको बताया तो केमिकल काइनेटिक का काम आपका हो जाएगा, क्लियर। तो नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, आपसे मेरे को नेक्स्ट चैप्टर है अपना बोलो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर 1 सबसे पहली बात पता होना चाहिए बोलो आपसे विद्युत अपघट्य की बोलो चालकताएं, ठीक है, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तो हमें पता है कितनी तरह की कंडक्टेंस होती है, एक नॉर्मल, C क्या होता है 1/R सामान्य चालकता, A क्या होती है बोलो कप्पा यानी विशिष्ट चालकता, आपसे मैं कहूँ कप्पा क्या होती है विशिष्ट चालकता, और कप्पा क्या होती है 1/ρ के बराबर होती है, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है इसी तरह से एक होती है मोलर चालकता, बोलो क्या होती है मोलर चालकता, आपसे मैं कहूँ मोलर चालकता, ठीक है, बोलो मैंने कहा मोलर चालकता, और मोलर चालकता जो होती है कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m, और आपसे मैं कहूँ एक होती है तुल्यांक चालकता, बोलो तुल्यांक चालकता, और मैंने कहा तुल्यांक चालकता जो होती है वो मैंने कहा यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलो आपसे कप्पा मल्टीप्लाई 1000/n, सीधी सी बात है। बोलो मोलरता का संबंध बोलो आपसे मैं कहूँ मोलर का मतलब मोलरता से संबंध है, इक्विवेलेंट का संबंध नॉर्मलिटी से है, ठीक है। तो अगर ये 4 फॉर्मूले याद है तो आप इन चारों प्रकार की बोलो विद्युत अपघट्य चालकताओं की इकाई निकाल सकते हो, आपसे मैं करो सब कुछ काम कर सकते हो। जैसे आपसे मैं कहूँ R की यूनिट क्या होती ओम, तो C की क्या हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसी को क्या कहते हैं महो कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं साइमन कहते हैं, ठीक है। तो आपसे इसका इसी तरह इन सब की आप निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। अच्छा, दूसरी फंडा क्या क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सपोज दैट आपको 4 टाइप ऑफ कंडक्टेंस आपको अच्छे से पता है तो आपको कोलरोस का नियम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोलरोस आपसे मैं कहूँ का नियम, ठीक है। कोलरोस का नियम क्या कहता है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बोलो विद्युत अपघट्य
कि जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है वो उसके आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फंडा ध्यान रखना है। बोलो अगर आपको मैंने कहा AXBY है और ये आपका ब्रेक होता है, बोलो मैंने कहा XA प्लस वाई और मैंने कहा वाई बी माइनस एक्स। क्लियर? अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन का फॉर्मूला पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ए आयन की मोलर चालकता अनंत अनुता पर उसके x मोल है तो x मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है y मोल है तो b के y मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोलर कंडक्टेंस बन गया। क्लियर? लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन पूछे तब आपको क्या ध्यान रखना है कि बोलो आपसे मेरे को जो चार्ज होता है 1/y और फिर आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस वाई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पर 1/x और मैंने कहा यहाँ पर बोलो b, मैंने कहा माइनस एक्स और इन्फिनाइट। आपको ये फॉर्मूला बना के सोल्व करना पड़ेगा। तो कोलरॉस के नियम में आपको ये पता होना चाहिए। और कोलरॉस का एक सबसे फेमस एप्लीकेशन है कि कोई भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सबसे फेमस क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मैंने कहा उस पर बोलो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या है, दुर्बल मैंने कहा विद्युत अपघट्य। ठीक है? बोले तो वीक आपसे मैं करूं इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैंने कहा कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन होता है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे मैंने कहा अगर मुझे कोई कहे CS3COH अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है और मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे CS3CONA आपसे मैं कह रहा हूँ इसकी बोलो 10 दे रखी है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा बोलो कितनी दे रखी है 10। ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहने का मतलब है कि बोलो 10 दे रखी है, और सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पर NS बोलो Cl बोलो की 20 दे रखी है, और मैंने कहा बोलो SCl कि मुझे सपोज दैट 50 दे रखी है। क्लियर? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब मुझे इसकी निकालना है तो वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें मुझे दो चीज चाहिए, बोलो क्या क्या चाहिए। बोलो एक तो मैंने देखा CS3CO माइनस एसीटेट आयन चाहिए और एक H प्लस चाहिए। तो मैं अगर CS3COOH की निकालूंगा तो बताओ ये मुझे किससे मिलेगा, तो इससे मिल जाएगा, 10 को जोड़ दिया। बोलो H किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, 50 जोड़ दिया। चलो मुझे जो चाहिए वो काम तो हो गया, लेकिन मुझे पता चला कि इसको मैंने लिया तो Na एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैंने लिया तो Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो बोलो इसको लिया तो Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो NaCl को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बोलो कट जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो 50 और 10 60 में से 20 गया, बोलो 40 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कोलरॉस का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज बताई इलेक्ट्रोलाइटिक बोलो इलेक्ट्रो आपका जो केमिस्ट्री है उसमें पहला फंडा 4 टाइप ऑफ कंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूले याद है तो यूनिट वैसे निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो। कोलरॉस का नियम पता होना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट में पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस के रेफरेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रेफरेंस में। बोलो एप्लीकेशन सबसे पॉपुलर है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपसे मैं कहूँ नंबर 1 पहली चीज ये क्या कार्य करता है वो पता होना चाहिए। ये बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलता है, केमिकल एनर्जी में। ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है? बोलो मैंने कहा विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, बोलो रासायनिक ऊर्जा में। ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एनोड होता है वो क्या होता है, बोलो पॉजिटिव होता है, और कैथोड होता है वो क्या होता है, बोलो नेगेटिव होता है। तीसरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ इस सेल के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ बोलो जो आपका कैथोड होता है उस पर धातु जमा होती है। तो मैंने कहा इस सेल ठीक है में बोलो कैथोड, मैंने कहा कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है? इलेक्ट्रोड पर बोलो धातु आपसे मैं कहूँ का जमाव
होता है, ठीक है। किस इलेक्ट्रोड पे होता है बोलो, कैथोड पर। तो कितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित करेंगे तो कितनी मात्रा जमेगी, इसके लिए आपसे मेरे को किसने दिए हैं, फेराडे ने नियम दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए बोलो, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। तो फेराडे ने दो नियम दिए हैं बोलो आपसे मैं कहूँ, एक है फर्स्ट लॉ और एक है बोलो सेकंड लॉ, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ तो कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कैथोड पर जमा मात्रा प्रवाहित धातु की बोलो आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। जहां पर अपन कांस्टेंट लगाते हैं Z, और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो Z क्या है बोलो, विद्युत आपसे मैं कह रहा हूं रासायनिक आपसे मैं कहूँ तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल आपसे मैं कहूँ इक्विवेलेंट, ठीक है। और Z किसके इक्वल होता है, 96500 आपसे मैं करूँ E अपॉन 96500। यहाँ E क्या होता है, जमा मैंने कहा धातु का तुल्यांकी भार, क्लियर, ओके। और 96500 कूलाम जो है वो एक फेराडे बोलो आपसे मैं कहूँ या एक मोल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बोलो, आवेश होता है, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा आपको I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT। तो फर्स्ट लो को फाइनली W इजिकल टू ZQ लिख सकते हैं, इजिकल टू ZIT लिख सकते हैं, इजिकल टू बोलो E अपॉन 96500 IT लिख सकते हैं। अगर आपको इतनी बात पता है, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, तो आप ये चेक किया करो कि आपको क्या याद रहना चाहिए। अगर इतना याद है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आप नहीं कर पाओ। सेकंड लॉ में क्या बताया, अगर दो सेल है और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, दो सेल है और दोनों को किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो बोलो आपसे मैं कहूँ आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। तो उस केस में W इजिकल टू ZQ, जब Q ही समान हो जाएगा तो बोलो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा। और मैंने कहा अल्टीमेटली Z तो क्या होता है, E अपॉन 96500। तो मेरे कहना मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। तो W1 अपॉन W2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। मतलब उनके कैथोडों पर जमा धातुओं की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि जो आपका फेराडे का विद्युत अपघट्य के नियम में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या याद होना चाहिए, जिनसे हम सारे क्वेश्चन कर पाए हैं। आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद अगर हम बात करें बोलो, मैंने कहा कौन सा बोलो, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल आपसे मैं कह रहा हूं, गैल्वेनिक सेल की बात करें, वोल्टेनिक सेल भी कहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डेनियल सेल। क्या होता है बोलो, डेनियल सेल। और आपसे मैंने कहा ये सेल जो है इसका कार्य क्या होता है बोलो, सबसे पहले ये क्या करता है बोलो, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सबसे पहली बात। दूसरा आपसे मैं कहूँ क्या पता होना चाहिए, इसमें जो एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आए बोलो, ओके। उसके अलावा मैंने कहा इसमें मैंने कहा दो पॉट होते हैं, एक में एक इलेक्ट्रोड होता है, एक में एक इलेक्ट्रोड होता है। और आपसे मैं कह रहा हूँ कनेक्शन को पूरा करने के लिए परिपथ को बीच में क्या लगा होता है, लवण सेतु लगा होता है। क्या होता है, लवण सेतु, क्लियर। तो अगर अपन बात करें डेनियल सेल की तो ये Zn इलेक्ट्रोड होता है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर। और यहाँ पर बोलो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपसे मैं कहूँ ZnSO4 होता है, और यहाँ पर बोलो मैंने कहा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैंने कहा CuSO4 होता है। तो ये जो मैंने इतना बड़ा बनाया उसी की जगह हम क्या कर सकते हैं, Zn बोलो से Zn+2 और मैंने कहा कॉपर +2 से कॉपर। ये एक प्रेजेंटेशन होता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम बोलो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं और यहाँ पर हम कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं। और ये जो बीच में बनाया है ये किसको दर्शाता है, लवण सेतु, बोलो सॉल्ट ब्रिज को बताता है। किसको बताता है, सॉल्ट ब्रिज को आप समय को बताता है, क्लियर। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, बोलो आप समय को लॉन, क्या याद होनी चाहिए, लॉन। मतलब जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा
आपसे मैं कहूँ उसी पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही आपका एनोड होगा। और आपसे मैं कहूँ एनोड इसमें कैसा होता है, बोलो नेगेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है, नेगेटिव। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा गैल्वेनिक सेल के अंदर बोलो क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपसे कहा क्या पता होना चाहिए, ईएमएफ, ठीक है, ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है मेरा, ई ऑक्सीडेशन बोलो आपसे मैं करूँ प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, बोलो आपसे मैं को अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए तो ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो। कभी आपको लगता है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और रिडक्शन पोटेंशियल आपको चाहिए, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीडेशन आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बोलो आपसे ऑक्सीकरण विभव जो होता है बोलो दे रखा है और रिडक्शन चाहिए, तो प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा Zn बोलो Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर। ठीक है, आपको गिवन है क्या दे रखा है, मैंने कहा E बोलो Zn से Zn प्लस 2 बोलो आपको 1.5 वोल्ट दे रखा है, और आपसे मैं कह रहा हूँ E कॉपर से कॉपर प्लस 2 आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा 1.1 वोल्ट दे रखा है, क्लियर। और आपको क्या पूछा है, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का बोलो सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मेरे कहने का मतलब है क्या करना है आपको, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने जो फंडा बताया कि बोलो ईएमएफ निकालना है तो क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, तो आप सोचो यहाँ पर ये सेल आपको दे रखा है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का, तो कौन सा पोटेंशियल है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ही दे रखा है, तो AZT लिख दो। बीच में हमेशा क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का, तो किसका पोटेंशियल चाहिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर कॉपर का कौन सा दे रखा, ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में बदलना है तो प्लस है तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 1.5 प्लस माइनस माइनस बोलो अपने आप 0.4 वोल्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। मतलब बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगा, क्लियर। मेरे तरीके से आप करोगे कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब मैंने कहा इस गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ ही निकालना होता है, तो क्या होता है कभी कभी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो उस केस में आपको किससे करना पड़ता है, नर्स समीकरण से करना पड़ता है। तो नर्स समीकरण पता होनी चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.06 एन log आपसे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये नर्स इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बोलो बात समझना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मैं कहूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन मिला कि बोलो Zn प्लस 2 और यहाँ पर आपको दे रखा 0.01 एम, और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कॉपर प्लस 2 और 0. आपसे मैं कह रहा हूँ 1 एम बोलो कॉपर। ठीक है, ये दे रखा है, और आपसे मैं कह रहा हूँ ई सेल नॉट सपोजेड आपको वैल्यू दे रखी 1.1 वोल्ट, क्लियर। और आपसे पूछा है कि ईएमएफ ऑफ सेल बोलो क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे नर्स इक्वेशन से ही सोल्व कर सकता हूँ। नर्स इक्वेशन के लिए पहले आपको समीकरण बनानी है, तो मैंने कहा Zn बोलो कॉपर प्लस 2 बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ Zn प्लस 2 और कॉपर, क्लियर। इसको एक तरफ लिख दिया, इसको एक तरफ लिख दिया, बोलो n हमारा क्या निकल के आ गया 2, और ये बन गए प्रोडक्ट और ये बन गए रिएक्टेंट। तो बस काम हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.06 एन, और मैंने कहा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर मैं क्या रख दूं, बोलो ई सेल कितना 1.1 बोलो 0.06 और n का मतलब यहाँ पर 2 रख दिया और log कर दिया। प्रोडक्ट मेरा कौन है, बोलो इसमें Zn है, Zn का कितना दे रखा 10 की पावर -2 बोलो 0.01 को लिख सकते हैं। रिएक्टेंट मेरा कौन है, बोलो कॉपर, कॉपर का दे रखा 10 की पावर -1। देन फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आपको अगर इतनी इंफॉर्मेशन पता है
तो आपको इस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो कि 8 इक्विलिब्रियम, ठीक है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साम्य पर आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। अगर डेल्टा जी 0 होता है तो ई सेल भी क्या होता है, 0 होता है। बोलो, मैंने कहा डेल्टा जी नॉट 0 होता है तो ई सेल नॉट भी क्या होता है, 0 नहीं होता है। बात समझ ना, तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.06 n, और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है। अगर मैं 8 इक्विलिब्रियम कर दूंगा तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, 0, ये 0 हो जाएगी तो ई सेल नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाय n, और हमें पता है उस समय हम क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ई सेल नॉट आप बिंदास 0.06 अपॉन n और log केसी से निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है आपको अगर ये याद है तो ये फॉर्मूले तो आप कभी भी बना सकते हो। क्लियर? आई थिंक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आया होगा। क्लियर? देन हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नंबर 3। बोलो सॉल्यूशन, ठीक है। बोलो सॉल्यूशन, मेरे कहने का मतलब विलियन। देखो, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक मेरे कहने का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? क्योंकि जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलो, बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब जो हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, विलियन जो पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मेरे कहने का मतलब आपको केवल और केवल बोलो 2 बातें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। एक तो अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, अणुसंख्यक गुण धर्म, मेरे कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका मेन चीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप समय को ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल किस पे डिपेंड करती है, विलय के कणों की संख्या पर। ये आप समय केवल बोलो, आप समय को मैंने कहा विलय, ठीक है, विलय मतलब सोल्यूट, ठीक है। बोलो के कणों की आप समय करो की संख्या पर आप समय को निर्भर बोलो करती है, ठीक है। उसके बाद कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? 4 होती है। बोलो, आपको सबको पता है। एक होता है बोलो वाष्प दाब में मैंने कहा अवनमन, ठीक है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, बोलो आपसे मैं करूं, मैंने कहा वाष्प दाब में बोलो आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन, जिसको डेल्टा पी अपॉन पी 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसके आपको क्या पता होना चाहिए, आई इंटू एन अपॉन एन इसका फॉर्मूला होता है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बोलो, मैंने कहा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। बोलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और केबी इंटू मोललता, बोलो मोलेलिटी इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा तीसरा क्या है? बोलो हिमांक में अवनमन, बोलो हिमांक में अवनमन की बात करते हैं तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, ठीक है, मोललता। मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मैं करूँ इन सब के आगे फॉर्मूलों में आई आ जाएगा, और आई अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है तो आई बोलो 1 न होकर 1 से अलग होता है। क्लियर? और मैंने कहा एक होता है परासरण दाब। क्लियर? तो परासरण दाब पाई इजिकल टू क्या होता था? आई इंटू सी आर टी। तो मेरे कहने का मतलब ये 4 फॉर्मूले याद है, सब काम हो जाएगा। बस इस आई का ध्यान रखना, यहाँ आई जो है वो क्या है? बोलो वांट हॉप आप समय को गुणांक, ठीक है, वांट ऑफ गुणांक। बोलो आई का मान की बात करें, मैंने कहा बोलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर विद्युत अनअपघट्य है, विद्युत अन अप आप समय कहूँ घटिय, विद्युत अनअपघट्य
के लिए तो आपसे मैं कह रहा हूँ विद्युत, मैंने कहा अन अपघट्य, ठीक है, उनके लिए तो क्या होता है, आई क्या होता है बोलो 1 होता है। लेकिन मैंने कहा जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बोलो आपसे मैं कहूँ विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके लिए आई जो होता है वो मेरे कहना मतलब ग्रेटर देन बोलो 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है। डिपेंड करता है कि केस कैसा है, क्योंकि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इफ डिसोसिएशन केस है, डिसोसिएशन आपसे मैं कह रहा हूँ केस होगा, तब तो आपका क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1 होगा। और मैंने कहा इफ एसोसिएशन केस होगा, संगुणन केस होगा, संयोजन केस होगा बोलो तो आई जो होगा वो लेस देन बोलो 1 होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। उसके साथ मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या होता है, आई बोलो नंबर ऑफ आप समय को आइंस के इक्वल होती है। मतलब अगर आज मुझे कोई कहे कि NaCl है, इसका आई कितना है, तो मैं 2 बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है 100% टूटेगा। मुझे कोई कहे HCl का आई कितना है, 2 है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा K2SO4 का कितना है, बोलो मैंने कहा 3 है, क्योंकि जो आयन होंगे वही होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट चूंकि वो 100% नहीं टूटते हैं, बोलो मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, आप समय करूँ I-1 अपॉन N-1, इस फॉर्मूले से पता होना चाहिए ये क्या होता है, बोलो डिग्री ऑफ आप समय को डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की मात्रा, जितना आपको दे रखा होगा उसको यूज करना है। जैसे मैंने कहा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि CH3COH का बोलो आई क्या होगा, आपसे मैं कहूँ यदि इसका बोलो अल्फा बोलो 50% है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, बोलो आपसे मैं कहूँ अल्फा 50% का मतलब क्या हो गया 0.5। एन तो आपको पता है 2 आयन है, वो कर दिया, आई हमें निकालना है, तो यहाँ पर 0.5 किया या I-1 किया या 2-1 किया। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि बोलो 0.5 इजिकल टू I-1 आया, तो I इजिकल टू 1.5 हो गया। क्लियर? तो इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। हालांकि आपका ज़्यादा काम किससे पड़ता है, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही पड़ता है। बात समझ में आई? बोलो ओके। तो आपका सॉल्यूशन के अंदर एक तो फंडा मैंने आपको कहा, 2 ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो आपसे मैं कहूँ अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो बोलो आपसे मैं कहूँ स्पेसिफिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी या प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आइडियल आपसे मैं कहूँ एंड नॉन आइडियल, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपसे मैं कह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या होता है बोलो नॉन मैंने कहा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, बोलो आदर्श विलयन और एक मैंने कहा अनआदर्श विलयन, ठीक है। बोलो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की तो आपको पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा H मिश्रण क्या होता है, बोलो 0 होता है, जबकि इसमें क्या होगा डेल्टा H मिश्रण क्या होगा, बोलो नॉट आप से में कौन 0, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा डेल्टा V मिश्रण इसमें क्या होता है, बोलो 0 होता है और इसमें क्या होता है, बोलो डेल्टा V मिश्रण क्या होता है, बोलो 0 के इक्वल नहीं होता है। आपसे मैं करूँ इसमें विलेय, बोलो विलेय, बात समझ में आई? बोलो ठीक है। एंड मैंने कहा विलायक, विलायक आपसे मैं कह रहा हूँ कि अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है बोलो विलयन में, बोलो विलयन में मैंने कहा विलेय, ठीक है। एंड विलायक आपसे मैं कह रहा हूँ कि मध्य उतना ही क्या होता है अट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें बोलो ऐसा बोलो मैंने कहा नहीं होता है। क्लियर? एक तो ये चीज़ है। अब मैंने कहा मेन चीज़ है एग्जाम्पल। अगर हम देखें एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो मैंने कहा केमिस्ट्री के अंदर बोलो ऐसे कौन कौन है, तो मैंने कहा बेंजीन और टोलुइन आपसे मैं करूँ इसका एग्जाम्पल है। नॉर्मल हेक्सेन
बोलो आपसे मैं करूँ एंड नॉर्मल हेप्टेन इसका एग्जाम्पल है। मैंने कहा क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन इसका एग्जाम्पल है। बोलो मेथेनॉल एथेनॉल इसका एग्जाम्पल है। मेथेनॉल एंड बोलो आपसे मैं कहूँ एथेनॉल इसका एग्जाम्पल है। बोलो मैंने कहा C2H5 बोलो C2H5 Br एंड C2H5 बोलो Cl इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? ये कुछ फेमस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। बोलो बात सब किसके एग्जाम्पल है? बोलो ये आइडियल सॉल्यूशन के। क्लियर? लेकिन आपके एग्जाम्पल में किसके पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल आपसे मैं कहूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जनरली इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए एक पॉजिटिव डेविएशन बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन आपसे मैं कहूँ बोलो धनात्मक विचलन और आपसे में ऋणात्मक विचलन। ठीक है, एक क्या है बोलो धनात्मक विचलन, मैंने कहा अनादर्श विलयन, और एक क्या है बोलो ऋणात्मक आपसे मैं कहूँ विचलन, मैंने कहा अनआदर्श विलयन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन में आपको मैं हमेशा एक लॉजिक सिखाता हूँ कि बोलो पॉजिटिव डेविएशन में वो एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि एल्कोहल में कोई भी चीज़ डालते हो तो मात्रा बढ़ाने के लिए, और CCl4 में कुछ भी डालते हो तो मात्रा बढ़ाने के लिए। इसका मतलब हुआ कभी भी आपको C2H5OH प्लस जल मिल जाए वो इसी का एग्जाम्पल होगा। बोलो मेथेनॉल आपसे मैं कहूँ प्लस वाटर मिल जाए इसी का एग्जाम्पल होगा। बोलो CCl4 के अंदर कुछ भी हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एसीटोन हो, मेरे कहने का मतलब है CCl4 में क्लोरोफॉर्म हो, कुछ भी हो, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन में मैं दो लॉजिक बताता हूँ, एक तो क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिलाया जाता है तो आपसे में को नेगेटिव डेविएशन होता है, और एक मैंने कहा एसिड में कुछ भी मिलाया जाए तो नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसका मतलब हुआ अगर आपको कभी HNO3 प्लस H2O दे, बोलो HCl H2O दे, आपसे मैं करूँ एसिटिक एसिड CH3COH, बोलो मैंने कहा एसीटोन दे, बोलो आपसे मैं कहूँ उसके अलावा क्लोरोफॉर्म CHCl3 ईथर दे, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? नेगेटिव डेविएशन का। तो मेरे कहने का मतलब है सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर मैंने दो लॉजिक बताया। अगर दो लॉजिक आपको पता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लॉजिक और एक आपसे मैंने कहा आपको आइडियल और नॉन आइडियल, स्पेशली एग्जाम्पल, तो आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, केमिकल काइनेटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और सॉल्यूशन पढ़ा, और आपने देखा होगा कि मैं चैप्टर में जो मेन चीज़ है उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट बोलो आपसे घबरा रहा है कि उसका सिलेबस नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी आपसे मैं कहूँ एग्जाम से 2 दिन पहले भी एक बार ये 2 घंटे 1 घंटे का लेक्चर देख लेगा तो 8-10 टॉपिक उसके वैसे ही तैयार हो जाएंगे। क्लियर? इसी माइंड सेट के साथ मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि बोलो एक टॉपिक लिख करके मैंने आपको 1 मिनट में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बोलो आपको जो इन लेक्चर को ही देख ले तो भी उसका काम हो जाएगा। क्लियर? 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपसे मैं कहूँ केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम चीज़ें याद रखनी होती है। इस टॉपिक को आपसे मैं कह रहा हूँ, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, Kp एंड Kc का सूत्र बनाना आना चाहिए। बोलो मैंने कहा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो मैंने कहा आपको N2 प्लस 3H2 और चेंज ऑफ 2NH3। अगर मुझे Kc का फॉर्मूला बनाना होगा तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बोलो आपसे मैं करूँ यही लेंगे, बात समझ में आए बोलो। और मैंने कहा अगर Kp का बनाना होगा तो उत्पाद के आंशिक दाब, बोलो आपसे मैं कहूँ डिवाइड बाय क्रियाकारक का आंशिक दाब, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सेम बनता है, बस यहाँ एक्टिव मास आता है और यहाँ पर पार्शली प्रेशर आता है। तो एक तो सूत्र बनाना आना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बोलो गैसियस मोल ही आपको लेने हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा Kp एंड Kc बोलो की इकाई, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैंने कहा
इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि बोलो Kc की इकाई निकालनी है तो आपको क्या याद होना चाहिए, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n, ठीक है जी। और आपसे मैं कह रहा हूं अगर आपको यूनिट ऑफ बोलो Kp निकालना है तो बोलो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने मतलब Kc क्या होता है, सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, और Kp क्या होता है, दाब के पदों में साम्य स्थिरांक। तो आपको डेल्टा एन जी क्या होता है, बोलो मैंने कहा उत्पादों के गैसीय मोल, उत्पादों के मैंने कहा गैसीय बोलो मॉल, क्लियर, माइनस आपसे मैंने कहा बोलो क्या, क्रियाकारकों के गैसीय मोल, ठीक है। बोलो मेरे कहने का मतलब है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका यूनिट निकल जाएगी। बात समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ आपसे मैं कहूँ 2SO3, मुझे Kp और Kc की इकाई निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले G और G ये तीनों सब दे रखे हैं, डेल्टा Ng निकालना पड़ेगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर आपको यूनिट ऑफ अगर Kp करोगे कोई दिक्कत नहीं, एटमॉस्फेयर की पावर -1 ये दे रखा हो तो टिक कर सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हो तो टिक कर सकते हैं। यूनिट ऑफ आपसे मैं कहूँ Kc, बोलो क्या करना है, बोलो मोल पर लीटर की पावर -1, बोलो आपको दे रखा हो तो आप आराम से टिक कर सकते हो, ये दे रखा हो तो टिक हो जाएगा। मोल इनवर्स आपसे मैं कहूँ लीटर इनवर्स दे रखा हो तो हो जाएगा, बोलो आपसे मैं कहूँ मोल इनवर्स लीटर दे रखा हो तो हो जाएगा, बोलो मैं आपसे मैं कहूँ मैंने कहा लीटर अपॉन मोल दे रखा हो तो हो जाएगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको दूसरा लॉजिक समझ में आया, Kp Kc की इकाई पता होना चाहिए। तीसरा लॉजिक क्या है, Kp एंड Kc में संबंध, क्लियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस यहीं से रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए Kp बराबर क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। मेरे कहने का मतलब है ये फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने कहा भूलना नहीं है, बोलो पापा पहले आए चाइल्ड पहले आया, तो पहले Kp आएगा फिर Kc आएगा, क्लियर। इसमें भी आपको मैंने कहा 3 केस बनते हैं। एक केस फर्स्ट, बोलो आपका डेल्टा एन इजिकल टू क्या हो, 0, डेल्टा एन 0 होगा तो Kp बराबर क्या होगा, Kc होगा। मैंने कहा केस सेकंड क्या बनता है, बोलो यदि डेल्टा एन जी क्या हो, पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो Kp बराबर क्या होगा, बोलो Kc RT की पावर कुछ ना कुछ आएगी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बोलो Kp जो है वो Kc से क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई किसी से मल्टीप्लाई होके किसी के बराबर हो तो Kp ज्यादा ही होगा, बोलो। और आपसे मैं कहूँ तीसरा केस, मैंने कहा यदि बोलो मैंने कहा इफ डेल्टा एन जी इजिकल टू क्या हो, नेगेटिव हो, क्लियर। तो बोलो Kp इजिकल टू Kc, और मैंने कहा RT की पावर कुछ ना कुछ क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब हुआ इस केस में Kp Kc से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको सबसे मेन चीज है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर 1 चीज Kp Kc का फॉर्मूला बनाना, नंबर 2 चीज Kp Kc की यूनिट बनाना, नंबर 3 चीज Kp Kc में संबंध, नंबर 4 क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा बोलो Kp एंड Kc की निर्भरताएं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साम्य स्थिरांक, बोलो मैंने कहा साम्य स्थिरांक, ठीक है। बोलो केवल मैंने कहा केवल 2 कारकों पे, 2 मैंने कहा फैक्टर बोलो पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन से 2 वो कारक है, एक है बोलो टेम्परेचर और आप यानी ताप, ठीक है, और दूसरा है अभिक्रिया को लिखने का तरीका, अभिक्रिया को मैंने कहा लिखने का तरीका। बात समझ में आए, बोलो ओके। पैटर्न आपसे मैं कहूँ ऑफ रिएक्शन, तो मेरे कहने का मतलब टेम्परेचर में तो क्या है, अगर रिएक्शन बोलो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साम्य स्थिरांक क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है।
अगर एंडोथर्मिक है तो आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब हुआ इसके केस में बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपका टेम्परेचर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस केस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। और अभिक्रिया को लिखने के तरीके में क्या है, अगर मैंने कहा A प्लस बी है, क्लियर, और आपसे मैं कहूँ C प्लस डी है और KC आपका ये है, और आपको C प्लस डी और A प्लस बी अगर उल्टा कर दिया जाए तो KC चेंज होगा, और जो KC चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1/KC कर देना है। क्लियर। अगर अभिक्रिया उल्टी हुई तो इसको भी उल्टा कर देना है। दूसरा चेंज क्या है, A प्लस बी चेंज ऑफ C प्लस डी है और ये KC है, और आपको लगता है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपसे मैं कहूँ आपको क्या करना है, KC चेंज हो जाएगा, और जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो आपको जो भी संख्या से मल्टीप्लाई किया उसको पावर बना देना है। क्या कर देना, बोलो पावर बना देना है। क्लियर। तो आई थिंक ये दो बातें पता होगी तो ये वाला काम भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा आपको फिफ्थ पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी अभिक्रिया दे दे तो आपसे मैंने कहा जैसे आपको N2 प्लस 3H2, ठीक है, चेंज ऑफ 2NH3 दे दिया और आपको बोला डेल्टा H इजिकल टू -100 किलो कैलोरी। क्लियर। और आपको पूछा जाए, बोलो आपसे मैं करूं इसमें दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, तो देखो दाब जब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आपसे मैं कहूं हाई मोल, ठीक है, बोलो से बोलो किधर जाती है, लो मोल की तरफ जाती है। ठीक है। तो आपसे मैं कहूं अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा तो मेरे को एक बात बताओ, इधर है 4 मोल, इधर है 2 मोल, तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, अग्र दिशा होगी। क्या होगी, अग्र दिशा। क्लियर। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाना, आपसे मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बोलो आपसे मैं कहूं बढ़ाना क्या है, बोलो अनफेवरेबल है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम बोलो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किधर चलेगी, बोलो पश्च दिशा में। बोलो बात समझ में आए। ओके। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से अपन कर सकते हैं। अगर कभी आयतन का हो तो आयतन और वॉल्यूम क्या बोलो प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसको प्रेशर में कन्वर्ट करके कर सकते हो। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपको याद है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का काम आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं नंबर, आपसे मैं करूं फिफ्थ टॉपिक, आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा लेते बोलो, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको आयनिक साम्य, आयनिक साम्य के अंदर आपको मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको एक चीज पक्का पता होना चाहिए, KSP। इसका रिकॉर्ड है सेकंड ग्रेड का, इससे क्वेश्चन पक्का आता ही है, आयनिक गुणनफल। ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आयनिक विलेयता गुणनफल क्या है, बोलो सोलेबिलिटी, बोलो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है। सोलेबिलिटी क्या है, बोलो प्रोडक्ट, मैंने कहा कांस्टेंट। ठीक है। बोले तो विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। ठीक है। अब मैंने कहा इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 4 केस इसमें होते हैं। पहला AB टाइप का अगर मिले आपको तो AB टाइप के लिए KSP का फॉर्मूला होता है S²। क्लियर। मैंने कहा अगर आपको AB2 या A2B मिले तो टाइप का अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो उसका KSP क्या होता है, बोलो 4S³। क्लियर। और मैंने कहा अगर आपको कभी मैंने कहा AB3 या A3B टाइप का मिलता है तो उसके लिए KSP का फॉर्मूला होता है 27S4। क्लियर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर आपको A2B3 या मैंने कहा A3B2 टाइप का मिलता है तो उसके लिए KSP का फॉर्मूला होता है 108S5। क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि इन पे बेस लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं, विलेयता देकर KSP की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला फंडा तो आपका ये क्लियर होना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम में। उसके बाद क्लियर होना चाहिए पीएच का। क्लियर। क्योंकि पीएच का क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल सी बात है, पीएच इजिकल टू क्या होता है, -log H+ होता है। क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूँ पीएच की खोज जो है वो किसने की है, बोलो सोरेनसन ने की है। किसने की है, सोरेनसन ने। मैंने कहा इसकी परास जो होती है वो 0 से क्या होती है, 14 होती है। 1 आपसे मैं कहूँ 7 और
14। ये क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है, ठीक है। और मैंने कहा न्यूट्रल पॉइंट होता है। इधर जाते हैं तो पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इधर जाते हैं तो पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। तो आपसे मेरे को पीएच डिक्रीज होने का मतलब है एच प्लस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। इधर पीएच डिक्रीज होने का मतलब, इंक्रीज होने का मतलब है एच प्लस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। और आपसे मैं करूं उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू क्या होता है, 14 होता है। पीएच इजिकल टू क्या होता है, पीएच प्लस 14 होता है। क्लियर। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा इस टॉपिक के अंदर आपको तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पता होनी चाहिए, बफर विलियन। आपसे मैं कहूँ बफर विलियन, ठीक है। बफर विलियन के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो बफर विलियन क्या होता है, ऐसा विलियन जिसको किसी में डाल दे तो वो उसकी पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। यानी ये क्या करता है, पीएच परिवर्तन आपसे मैं कहूं का विरोध, ठीक है। बोलो आपसे करने वाला विलियन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बोलो मैंने कहा बफर सॉल्यूशन। बोलो बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो मैंने कहा अगर इसके टाइप्स देखें तो एक होता है बोलो एसिडिक, बोलो बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो मैंने कहा वीक एसिड लेना पड़ेगा। बोलो उसी वीक एसिड बोलो का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि CH3COH है और CH3COON है। कोई मुझे कहे कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो वीक बेस होना चाहिए और उसी वीक बेस का बोलो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिखा NH4OH प्लस आपसे मैं कहूँ NH4Cl। कोई मुझे कहे ये क्या बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, मैं कहूँगा बिल्कुल 100% है। वीक बेस है, उसी वीक बेस का किसी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या है, बोलो आपका सॉल्ट है। क्लियर। तो अगर आपको ये जो मैंने बातें बताई है इतना पता है, आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। हमने 5 टॉपिक स्टडी कर लिए हैं। पहला केमिकल काइनेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा केमिकल इक्विलिब्रियम, पांचवा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। नंबर 6 पे आते हैं। आपसे मेरे को स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर मेरे कहने का मतलब स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्सलिटी होती है। बिकॉज इसके अंदर बोलो मैंने कहा सॉलिड स्टेट भी आता है, बोलो लिक्विड स्टेट भी आता है और गैसेस स्टेट भी आता है। क्लियर। तो मेरे कहने में सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा आपको क्यूबिक क्रिस्टल, किसका नॉलेज होना चाहिए, क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो आपसे मेरे को क्यूबिक क्रिस्टल 3 तरह के होते हैं, एक SCC बोलो, एक मैंने कहा बोलो BCC और एक मैंने कहा कौन सा, बोलो FCC, ठीक है। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और बोलो आपसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अवयवीय कण की बात करें तो आपसे मैं कहूँ इसमें केवल कोने पर, बोलो आपसे मैं करूँ इसमें बोलो कोने के साथ मैंने कहा बोलो घन के केंद्र पर, ठीक है। और इसमें बोलो कोने के साथ बोलो मैंने कहा प्रत्येक मैंने कहा फलक, ठीक है, फलक के केंद्र पर। क्लियर। ओके। उसके अलावा दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, मैंने कहा इसमें अवयव कणों की संख्या, ठीक है। संख्या देखें अवयव कणों की, बोलो अवयव आपसे मैं कहूँ ये तो पोजीशन बताई, अवयव कणों की क्या बताई मैंने, स्थिति बताई। संख्या की बात करूं बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तो इसमें कितना होता है 1, इसमें कितना होता है 2, इसमें कितने होते हैं 4, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और मैंने कहा संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी 52%, ये 68% और ये 74%। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपसे मैं इनमें पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है तो रिक्त भाग तो वैसे ही आप बता सकते हो। ओके। तो आपको एक तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड स्टेट में एक तो आपको ये पता होना चाहिए
दूसरा मैंने कहा सॉलिड स्टेट के अंदर घनत्व का क्वेश्चन आ जाता है, बोलो घनीय, मैंने कहा क्रिस्टल, ठीक है, बोलो का घनत्व, ठीक है, घनत्व का आए तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने कहा n इंटू एम, बोलो आपसे मैं कहूँ Na इंटू A3, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ n बोलो डिपेंड करता कैसा है, SCC हो तो 1 पुटअप कर देना, BCC हो तो 2 पुटअप कर देना, FCC, HCP, बोलो CCP ऐसा कुछ भी हो तो 4 पुटअप कर देना। क्लियर। m क्या होता है, बोलो मोलर मास आपको दे रखा होता है, बोलो बात समझो ना, ठीक है, मोलर मास दे रखा होता है, ये आपकी आवोगाड्रो संख्या हो गई, आवोगाड्रो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा संख्या, ठीक है, और ए क्यू क्या हो गया, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बस यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल कर टिक करना आना चाहिए। क्लियर। उसके अलावा मैंने कहा तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए एरर की, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। क्लियर। किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में 2 पॉइंट डिफेक्ट पता होना चाहिए, एक मैंने कहा शॉर्ट की, बोलो आपसे मैं करूँ त्रुटि, और एक मैंने कहा फ्रैंकल त्रुटि। कौन सी त्रुटि बोलो, एक शॉर्ट की त्रुटि और एक कौन सी बोलो, फ्रैंकल त्रुटि। क्लियर। शॉर्ट की त्रुटि में तो क्या होता है, बोलो आपसे मैं करूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो आपसे क्रिस्टल सिस्टम से क्या हो जाता है, तंत्र से बोलो बाहर, बात समझ में आए, बोलो निकलता है, ठीक है, निकल जाता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ पॉजिटिव आयन आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो अंतराली स्थानों में, ठीक है, अंतराली स्थानों आपसे मैं कह रहा हूँ में बोलो चला जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कभी भी पूछा जाए कि इसमें घनत्व क्या होगा तो हम इसमें घनत्व का क्या बोलेंगे, कम होगा। क्यों, क्योंकि घनत्व क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर आपके 2 आयन चले गए हैं तो मास घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। लेकिन इसमें जो डेंसिटी का पूछे इस वाले त्रुटि में क्या होगा, अपरिवर्तित। आपसे मैं कहूँ क्या होगा, अपरिवर्तित। क्लियर। मेरी बात समझ में आए बोलो। और AGBR आपसे मैं कहूँ ऐसा है जिसके अंदर ये वाली त्रुटि भी होती है और ये वाली त्रुटि होती है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी तो आपको मैं कहूँ NaCl में ये वाली और मैंने कहा AgCl में ये वाली, बात समझ में आए। तो मैंने आपको सॉलिड स्टेट टॉपिक के अंदर बोलो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई है, अगर ये आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा आपको लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको पृष्ठ तनाव आपसे मेरे को सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड का गुण है। मैंने कहा श्यानता बोलो वो लिक्विड का गुण है। मैंने कहा आपको वाष्प दाब ये लिक्विड का गुण है। क्लियर। तो ये आपको आपसे ये वेपर प्रेशर है और ये आपसे मैं कहूँ विस्कोसिटी है, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ ये कौन है, बोलो सरफेस टेंशन है। सबसे मेन चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो आपसे मैं कहूँ जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन आपसे मैं करूँ ये भी क्या होगा, बोलो डिक्रीज होगा, और विस्कोसिटी भी क्या होगी, बोलो डिक्रीज होगी। बात समझ में आए, बोलो ओके। और वेपर प्रेशर हमेशा किसका होता है, ओनली वॉलेटाइल लिक्विड आपसे मैं केवल वाष्पशील आपसे मैं कहूँ वाष्पशील बोलो द्रव, ठीक है, का मैंने कहा गुण होता है, ठीक है। केवल किसका गुण होता है, बोलो वाष्पशील द्रव का गुण होता है। उसके बाद आपसे मैं कहूँ मैंने कहा गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो गैसियस लो पता होना चाहिए, बोलो गैसियस लो पता होना चाहिए। और आप सब जानते हो एक किसका नियम होता है, बोलो बॉयल का नियम होता है, बोलो किसका नियम होता है, बॉयल का नियम होता है। एक किसका होता है, बोलो चार्ल्स का नियम होता है। किसका नियम होता है, बोलो चार्ल्स का होता है। एक आपसे मैं कहूँ गेलू साक का नियम होता है, ओके। और आपसे मैं कहूँ एक आवोगाद्रो का नियम होता है, ठीक है। किसका नियम होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ गाद्रो का नियम होता है। क्लियर। तो बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है,
ताप मैंने कहा क्या रहता है, नियत। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ चार्ल्स में क्या रहता है, दाब यानी प्रेशर क्या रहता है, नियत। आपको ये पता होगा तो काम हो जाएगा। गेलुसाग में क्या रहता है, बोलो आयतन मतलब वॉल्यूम क्या रहता है, बोलो मैंने कहा नियत रहता है। क्लियर। और अवोगाद्रो के अंदर हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो P और T क्या रहता है इसमें, बोलो आपसे मैं को कांस्टेंट, बोलो नियत आपसे में को रहते हैं। क्लियर। तो अगर आपको सबसे पहले गैस स्टेट के अंदर ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा आपको क्या पता होना चाहिए, आदर्श गैस समीकरण। आपसे मैं कह रहा हूं आइडियल, बोलो आदर्श मैंने कहा गैस समीकरण। ठीक है, सब जानते हैं कि बोलो क्या होती है, बोलो PV इज इक्वल टू NRT। क्या होती है, बोलो PV इज इक्वल टू NRT। और यहां पर बोलो मैंने कहा PV इज इक्वल टू जो NRT होती है, बोलो आपसे मैं कहूं मैंने कहा आदर्श बोलो गैस मैंने कहा समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो R जो है वो क्या है, बोलो सार्वत्रिक बोलो गैस नियतांक। बोलो मैंने कहा सार्वत्रिक बोलो गैस नियतांक। क्लियर, अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोलो यूनिवर्सल आपसे मैं कहूँ गैस कांस्टेंट। ठीक है, और अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी वैल्यू R इज इक्वल टू 0.083। बोलो आपसे मेरे को एक होता है बोलो 8.3 और एक होता है ऑलमोस्ट 2। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कब यूज करते हैं, जब एटमॉस्फेयर लीटर और मॉल इनवर्स केल्विन यूनिट हो। ये कब यूज करते हैं, जब जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूनिट हो। ये कब करते हैं, जब कैलोरी मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स यूनिट हो। यानी जब भी हम कभी भी ऊर्जा या वर्क का कोई फॉर्मूला होता है तो उनमें ये यूज करते हैं। और आपसे मैं कहूँ जब भी PV इज इक्वल टू NRT वाले में ये यूज करते हैं। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब आदर्श गैस समीकरण याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा आपको तीसरा फंडा होना चाहिए वास्तविक गैस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अक्सर एग्जाम में आता है कि कब वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेवियर करेगी और कब विचलन दर्शाएगी। तो मैंने कहा आदर्श बोलो गैस के आपसे की तरह बोलो मैंने कहा व्यवहार बोलो आपसे दर्शाने। ठीक है, दर्शाने की क्या कंडीशन है, शर्त क्या है, और मैंने कहा विचलन। ठीक है, विचलन दर्शाने आपसे मैं करूं दर्शाने बोलो दर्शाने की क्या आपसे मैं करूं की शर्त। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब भी टेम्परेचर क्या होगा बोलो हाई होगा और जब भी प्रेशर आपसे मैं कहूँ लो होगा तो बोलो हमेशा वास्तविक गैस किसकी तरह बिहेवियर करेगी, आदर्श गैस की तरह। और विचलन कब दर्शाएगी, जब उल्टा हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे लो करेंगे और प्रेशर क्या करेंगे बोलो हाई करेंगे, तो बोलो गैस के अणु पास पास आएंगे, उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा और फिर बोलो आपसे वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करके विचलन दर्शाएगी। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको स्टेट ऑफ मैटर भी टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर, हमने अभी 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम 7 पढ़ने जा रहे हैं। बोलो मेरे कहने का मतलब मैंने लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे। क्लियर, और इसके अंदर आपको सबसे पहले तो बोर मॉडल आपको अच्छे से आना चाहिए। बोलो मैंने कहा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनते हैं। बोर मॉडल के अंदर आपको रेडियस पता होनी चाहिए 0.529 बोलो n²/z। मैंने कहा हमेशा एंगस्ट्रॉन में आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होता है कि रेडियस जो है वो किस ऑर्डर की होती है बोलो एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की, और जो न्यूक्लियस होता है कि रेडियस जो होती है वो हमेशा किसकी ऑर्डर की होती है बोलो फर्मी मीटर आपसे मैं कहूँ की ऑर्डर की होती है। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा वेलोसिटी का पता होना चाहिए 2.18 × z/n आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा बोलो एनर्जी का पता होना चाहिए -13.6 z² / n²
एन स्क्वायर और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके अलावा आपको लेमडा का पता होना चाहिए, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? एक तो आपको सबसे पहले ये चार चीजें आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। उसके अलावा आपसे मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पता होना चाहिए, तो दूसरा मेन फंडा है वो है क्वांटम संख्या। ठीक है, बोलो क्वांटम संख्या का ऐसा रिकॉर्ड है कि लगभग हर बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको पता होना चाहिए चार तरह की क्वांटम संख्याएं होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विघांसी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक होती है बोलो चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चार क्वांटम संख्याएं होती है। बात समझ में आए? बोलो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है, कक्षा या कोष या ऊर्जा स्तर के बारे में। ठीक है, ऊर्जा स्तर। बोलो इसकी वैल्यू, बोलो मैंने कहा n 1 2 3 4 बोलो ऐसे होती है। n की वैल्यू कभी भी ना जीरो हो सकती है ना नेगेटिव, ये कभी भी नहीं होती है। ठीक है, फिर मैंने कहा आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, n के किसी मान के लिए अगर आपको उपकोष की संख्या निकालनी है तो वो n ही होती है। कक्षक की संख्या निकालनी है, बोलो की संख्या निकालनी है तो बोलो n स्क्वायर करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, बोलो 2n स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ से सेकंड ग्रेड में हर बार क्वेश्चन आया है, अगर n बराबर 4 है तो कक्षक की संख्या पूछेंगे तो स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। n बराबर 5 है, कक्षक की संख्या पूछेंगे तो 25 हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, एल मैंने कहा द्विघांसी क्वांटम संख्या, ये बोलो मैंने कहा उपकोष। ठीक है, बोलो के बारे में बताती है। बोलो बात समझो ना, मैंने कहा उपकोष मतलब सब सेल हम जानते हैं, एक होता है एस पी डी और एफ। एल की वैल्यू देखें तो इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और आपसे मैंने कहा कि जो एल होता है वो 0 से n-1 होता है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं n मिनिमम 1 होता है इसलिए एल मिनिमम 0 होता है। क्लियर? फिर मैंने कहा इसकी प्रत्येक वैल्यू किसको बताती है, एक उपकोष को बताती है। m की बात करें तो मैंने कहा ये है बोलो कक्षक, आपसे मैं कह रहा हूं के बारे में। ठीक है, बारे में बताती है। मेरे कहने का मतलब है m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -L2 + L वाया 0। बोलो वाया 0। जैसे मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं L और M, L अगर बोलो मिनिमम 0 है तो M भी क्या होगा 0। L अगर 1 हुआ तो -1 0 और +1। L अगर 2 हुआ तो -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, बोलो S ये किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के बोलो कक्षक में स्पिन यानी चक्रण को बताता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है ±½ होती है, यानी या तो +½ होगी या -½ होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब +½ -½ में से क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। हाँ ये फिक्स है कि अगर +½ को मैंने क्लॉकवाइज बोला है तो -½ एंटी क्लॉकवाइज होगा, +½ को मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो -½ क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। मेरी बात समझ में आए? तो आपको एक तो मैंने बोर के मॉडल के एप्लीकेशन बताया, एक क्वांटम संख्या बताया और तीसरा आपका फंडा क्लियर होना चाहिए और वो आपसे मैं कहूँ क्या है, ऑफ-बाउ सिद्धांत। ठीक है, ऑफ-बाउ आपसे मैं कहूँ सिद्धांत। अगर आपको ये तीसरा लॉजिक भी पता है तो आपका काम बहुत 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 आसान हो जाएगा। मैंने कहा ऑफ-बाउ सिद्धांत के अंदर 3 है। एक है बोलो पाउली का अपमार्जन सिद्धांत, अपमार्जन आपसे में पाउली का अपवर्जन, बोलो आपसे में सिद्धांत पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, बोलो मैंने कहा ये पाउली क्या कहता है इसके अंदर कि कभी भी किसी भी बोलो आपसे मैं करूँ एटम कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ किसी बोलो मैंने कहा एटम, ठीक है, के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं आपसे मैं कहूँ का मान, बोलो मान मैंने कहा समान,
ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि बोलो जैसे एग्जांपल हीलियम ही ले लिया, हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या इसकी चारों देखूं तो n इसके लिए भी क्या होगा, बोलो 1, तो इसके लिए भी 1, l इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, m इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। लेकिन जब बात s की आएगी, इधर मैंने हाफ कर दिया तो इधर माइनस हाफ करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अधिकतम से अधिकतम 3 ही क्वांटम संख्याएं समान हो सकती, चौथी कभी समान हो ही नहीं सकती है। क्लियर? ये किसने कहा? पाउली ने कहा। उसके बाद मैंने कहा हुंड बोलो का अधिकतम बहुलता, अधिकतम मैंने कहा बहुलता, बहुलता का बोलो मैंने कहा सिद्धांत। ठीक है, हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी बोलो उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो पेयरिंग जब तक नहीं करते हैं जब तक कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला फील ना कर दें। बोलो एक बार आपने सेम स्पिन वाला फील कर दिया, फिर कैसे भी फील करो, ये सिद्धांत कहता मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा n+l का नियम, बोलो बोरबेरी का नियम, ये कहता है कि जब भी आप उपकोष में सब सेल में इलेक्ट्रॉन फील करते हो तो पहले आपसे मैं कह रहा हूं उस बोलो सब सेल आपसे मैं कह रहा हूं में इलेक्ट्रॉन फील बोलो करते हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, बोलो n+l का मान, बोलो n+l का मान क्या हो, बोलो कम। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब सेल मिल गए हैं जिसके लिए n+l का मान समान है तो फिर पहले उसमें भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या हो, कम हो। क्लियर? तो आपसे मेरे को इसी बोलो के बेसिस पे हम ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, बोलो 3d10, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरने का होता है तो n+l के रूल को ही फॉलो किया जाता है। मेरे कहने का मतलब आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बेस बना दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूँ हमने केमिकल काइनेटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको क्या बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया। अब आपको मैं बता रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। क्या बता रहा हूँ, बोलो केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में क्या होता है कि आपसे मैं करूँ सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर 1 आपसे मैंने कहा अतिव्यापन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? अतिव्यापन। ओवर मैंने कहा लेपिंग। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो अतिव्यापन होता है इसी से क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर? 3 तरह के। अच्छा, अतिव्यापन में केवल बोलो कौन भाग लेते हैं, केवल अयुग्मित, आपसे मैं कह रहा हूं अनपेड बोलो कक्षक आपसे मैं कह रहा हूं भाग लेते हैं। ठीक है, और कोई दूसरे कक्षक भाग नहीं लेते हैं। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक आपसे मैंने कहा SS, बोलो SS ओवरलैपिंग, एक होता है SP और एक क्या होता है, PP। तो इससे भी क्या होता है, बोलो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, का ही निर्माण होता है। बोलो एग्जाम्पल बताऊं तो H2 हो गया। क्लियर? इससे भी क्या होता है, बोलो सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होता है। एग्जाम्पल लूं तो HF हो गया। क्लियर? लेकिन जो PP होता है फिर 2 तरह का होता है, एक होता है समाक्षीय और एक सम। आपसे मैं कह रहा हूं एक मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक तो होता है एक तो सम पार्श्विक, बोलो सम मैंने कहा पार्श्विक। ठीक है, और एक होता है समाक्षीय। बोलो बात समझ ना? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इसमें भी क्या होता है, बोलो मैंने कहा केवल मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, का निर्माण। जैसे मैंने कहा इसमें एग्जांपल ले सकता हूं मैं, बोलो F2 ले लिया। लेकिन जो आइसोलेटरल होता है, क्या होता है, बोलो आइसोलेटरल। ओके, इसमें क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों का निर्माण। ठीक है, दोनों। इसका मतलब हुआ पाई बॉन्ड का निर्माण तो केवल इसी वाले में होता है, बाकी में तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का ही होता है। और जब भी पाई बनेगा तो साथ में सिग्मा बनेगा ही बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो O2 है उसमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। आपसे मैं कह रहा हूं N2 है तो आपको पता होना चाहिए N के अंदर बोलो आपसे एक
एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। एसिटिलीन है तो इसमें भी एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। बात समझ में? बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का निर्माण हमेशा दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। क्लियर? ये हमें अतिव्यापन बताता है। बात समझ में आए? उसके बाद मैंने कहा दूसरी चीज हमें संकरण पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और संकरण इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि उससे पक्का एक क्वेश्चन आता है। और आपसे मैं हमेशा एक ब्रह्मास्त्र देता हूं जिसका यूज करके आप किसी का संकरण निकाल सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है? बोलो आपसे मैंने कहा 1/2, मैंने कहा आउटर मॉस, आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम। ठीक है, इन सेंटर एटम, बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस बोलो मोनोवेलेंट, आपसे मेरे को मोनोवेलेंट बोलो एटम, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, बोलो मैंने कहा बोलो प्लस नेगेटिव, आपसे मैं करूं मैंने कहा नेगेटिव, बोलो आपसे मैं करूं चार्ज। ठीक है, ऑफ आयन। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर नेगेटिव आयन और यहाँ पर मैंने कहा पॉजिटिव बोलो आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है, यानी ये अगर आपको ये सोल्व करते हो, ये मैंने कहा ये क्या लिखा बोलो, मैंने कहा केंद्रीय परमाणु, बोलो केंद्रीय परमाणु के बोलो बाह्यतम, आपसे मैं कह रहा हूँ बाह्यतम बोलो कोश में बोलो कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? एक संयोजी, बोलो आपसे मैं कहूँ परमाणु। ठीक है, एक संयोजी परमाणु का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन हो तो जोड़ना है, बाकी नहीं गिनना है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव का जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसको जोड़ना है, पॉजिटिव का घटाना है। अगर आप इसको सोल्व करते हो, अगर रिजल्ट आपका सपोज दैट 2 आता है तो संकरण क्या होगा? sp, 3 आता तो क्या होगा? sp2, 4 आता तो क्या होगा? sp3, 5 आता तो क्या होगा? sp3d, 6 आता है तो क्या होगा? बोलो sp3d2, अगर 7 आता है तो क्या होगा? बोलो sp3d3 होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो जैसे अपन कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH4 है, इसमें मुझे संकरण निकालना है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? बोलो मैंने कहा 4 होते हैं। एक संयोजी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। धनायन ऋणायन है नहीं, 4 और 4 8 हुआ, 8 का आधा 4 किया तो क्या हो गया? बोलो sp3 हो गया। जैसे मैंने कहा मुझे H2O का निकालना है। क्लियर? केंद्रीय परमाणु कौन है? बोलो ऑक्सीजन है। बाह्यतम कोश में कितने? 6 है। एक संयोजी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। धनावेश ऋणावेश है नहीं, 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 का आधा कितना हुआ? 4, 4 का कितना हो गया? sp3 हो गया। क्लियर? सपोज दैट मुझे आपसे मैं कहूँ CO2 का निकालना है, तो मैंने कहा कार्बन में कितने हैं? बोलो आपसे कार्बन में कितने हैं? बोलो 4 है। एक संयोजी हाइड्रोजन हेलोजन है नहीं, धनायन ऋणायन है नहीं, 4 का आधा 2 हुआ, 2 का मतलब क्या हो गया? sp हो गया। क्लियर? मैंने कहा सपोज दैट HCF2 है, इसका निकालना है, तो मैंने कहा जिनोन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 हेलोजन है, धनायन ऋणायन है नहीं, बोलो 10 का आधा 5 किया, क्या हो गया? बोलो sp3d हो गया। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। मैंने कहा SF6 का निकालना है, बोलो सल्फर का कितना होता है? 6 होता है। बोलो एक संयोजी 6 हो गया, 6 और 6 12 का क्या हो गया? 6 हो गया। 6 का मतलब sp3d2 हो गया। बात समझ में आए? बोलो तो मेरे कहने में किसी का भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए? बोलो अब मैंने कहा ऐसे हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें मेन चीज है बोलो क्या? MOT। MOT मतलब मॉलिक्यूलर, आपसे मैं कहूँ ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पक्का क्वेश्चन आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी जो है वो डाई एटॉमिक, आपसे मैं कहूँ मॉलिक्यूल, ठीक है, बोलो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पर मैंने कहा लागू होती है। ठीक है, लागू होती है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि आपसे मैं कहूँ N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, F2 हो सकता है, बोलो H2 हो सकता है, C2 हो सकता है, B2 हो सकता है, एटसेट्रा। ये तो एक समान हो गए। बोलो या मैंने कहा NO हो सकता है, बोलो आपसे CN हो सकता है, बोलो NO प्लस हो सकता है, NO माइनस हो सकता है, बोलो आपसे BF हो सकता है, बोलो BN हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इन पे लागू होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर का। किसका आता है?
बॉन्ड ऑर्डर का। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आपको जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/2 NB माइनस NA। क्लियर? तो आपसे मेरे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम हो जाएगा। NB का मतलब होता है बंधित, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कक्षकों, ठीक है, में बोलो कुल आपसे मैं को इलेक्ट्रॉन। और Na का मतलब होता है प्रतिबंधित, एंटी बॉन्डेड, ये बॉन्डेड और एंटी प्रतिबंधित, आपसे मैं कहूँ कक्षकों, ठीक है, में बोलो मैंने कहा कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपसे मैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको पूछा जाए कि N2 में बोलो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोलो जो N है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ N के अंदर आपको पता होना चाहिए कि N के अंदर बोलो P के अंदर कितने होते हैं, बोलो 3। तो आपसे 3 और 3 6। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप ऐसा फील करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ये बॉन्डेड होते हैं, और आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो ये क्या होते हैं, एंटी बॉन्डेड होते हैं। क्लियर? तो अगर आपका 6 ही संख्या आती है तो आप क्या कर सकते हो, बोलो डायरेक्ट आपसे मैं करूँ मल्टीप्लाई करके बोलो क्या कर सकते हो, बोलो 3 निकाल सकते हो। ऊपर जाएंगे तो पहले जितने ये हो उनमें से घटा करके फिर आपको बोलो हाफ से डिवाइड करना है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है आपसे मैं कह रहा हूं अगर यदि आपको लगता है कि ए युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो बोलो वो कैसा होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, बोलो अनुचुंबकीय। एक्चुअली ये जो थ्योरी है वो सबसे पहले आई इसलिए थी क्योंकि जो O2 है, बोलो आपसे मेरे को O2 है, वो अनुचुंबकीय होता, कोई समझा ही नहीं पा रहा था। फिर आपने क्या देखा कि बोलो एक ऑक्सीजन के अंदर P में कितने होते हैं, देखो 1s2 2s2 2p4, तो P में कितने हुए 4। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने कहा, तो मैंने कहा एक ऑक्सीजन में 4 है तो 2 ऑक्सीजन में 8 होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है इसमें ये युग्मित हुए, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 6 - 2 बोलो 1/2 बोलो 4 और कितना हो गया 2 हो गया। और ये कैसा होगा, बोलो अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये MOT बहुत क्लियर होने चाहिए। और आपसे मेरे को अगर आपको कभी डायटोमिक का बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलता है, इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मैंने हीलियम 2 है। क्लियर? तो मैंने कहा हीलियम के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 1s2, ठीक है, तो मैंने कहा मैं इसमें फील करूंगा तो सिग्मा S और सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s और सिग्मा आपसे मैं स्टार 1s, इसमें बोलो 2 और 2, आप हीलियम में भी 2 है और एक हीलियम में भी क्या है 2 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। तो मैंने कहा बोलो बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, तो मैंने कहा 2 - 2, तो बोलो 0 में किसी का डिवाइड करूंगा 0, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक आपने समझा। बोलो मैंने आपको 9 टॉपिक पढ़ा चुका हूं और एक अब लास्ट आपको मैं 10 यूनिट जिसका नाम है बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या है, बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपसे मैं को उसके बारे में बता देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर? और इसमें आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आपसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने कहा K4, मैंने कहा FeCN6, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये जो हमारा आपसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, कोऑर्डिनेशन मैंने कहा स्पेयर होता है, इसके अंदर जितने आपसे मेरे को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंटर एटम के साथ होते हैं वही आपके क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। यानी आपसे मेरे को सेंटर एटम बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के साथ मैंने कहा लिगेंड, बोलो लिगेंड द्वारा आपसे मैं कहूँ कुल बने मैंने कहा उपसंयोजक बंध। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो हम जानते हैं ये Fe है और ये Cn, बोलो ये Cn क्योंकि मोनोडेंटेड है, बोलो आपसे मैं कहूँ Cn बोलो Cn। ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब है ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बोलो, आप कहोगे सर 6 हो गए। क्लियर? तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ क्या पता होना चाहिए, नंबर 2 आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। हर बार क्वेश्चन आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, तो आपसे मेरे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी आपको क्या पता होना चाहिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये K4 मैंने कहा FeCN6 है। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ इसके लिए सबसे पहले इसका Z पता होना चाहिए, Z ऑफ Fe कितना होता है बोलो 26। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन बोलो, आपसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए कितना होता है बोलो, मैंने कहा आपको निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। आपको जैसा तरीका अपना केमिस्ट्री में वही है कि बोलो एक पोटेशियम का +1 बोलो x जिसका निकालना है, और Cn पे -1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, ये 3 चीज़ें आपको सपोजेड पता चल गई। क्लियर? उसके बाद आपसे मेरे को क्या करना होता है कि अगर आपको क्या निकालना है, इसका आपका इफेक्टिव Z इफेक्टिव नंबर निकालना है, तो Z माइनस बोलो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो +2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इस फॉर्मूले को यूज करना है, काम हो जाएगा। यहाँ पर 26 रखा, 2 लेस किया, 2 इंटू क्या किया बोलो 6 किया। क्लियर? तो 24 और आपसे 12 किया और 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया है। क्लियर? तो दूसरी चीज भी सीख गए। तीसरी चीज क्या है बोलो, IUPAC नेम। आपसे मेरे को IUPAC नेम का एक क्वेश्चन पक्का आता है बोलो, आपसे मेरे को जैसे प्रैक्टिस करा देता हूं कि K4 मैंने कहा FeCN6, आपसे मैंने कहा इसका नाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पोटेशियम। इधर से ही नाम लिखना चालू करते हैं, जो आयनिक स्पेयर में होते हैं उनके नंबर को कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखा जाता। फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं हेक्सा बोलो, मैंने लिखा साइनो। ठीक है, जो भी आपका नेगेटिव लिगेंड होता है उसके O लगाया जाता है। फिर मैंने कहा बोलो फेरेट। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखते हैं बोलो, आपसे मैं कहूँ ये किसका नाम हो गया बोलो, आपका इसका नाम हो गया। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा NiCO4 है, इसका नाम लिखना है, तो इधर कोई है ही नहीं बोलो, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे बोलो टेट्रा बोलो कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल लिखना, फिर आपने निकल लिखा और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो क्या होगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपसे मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? तो IUPAC नेम आपको लिखना आना चाहिए। मेरी बात समझ में आए? और उसके बाद आपसे मैंने कहा लास्ट एक 4 बात और क्या पता होना चाहिए, वो है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, और उसमें भी आपको आइसोमेरिज्म में आपको क्या पता होना चाहिए, एक आयनिक आइसोमेरिज्म बोलो, आपसे मैं कहूँ आयनिक आइसोमेरिज्म क्या होता है। आयनिक आइसोमेरिज्म में आपसे मैं करूँ आयन जो आयनिक स्पेयर में उसमें फ़र्क होता है, जैसे मैंने लिखा CO, मैं यहाँ पर लिखा H2O, आपसे मैं कहूँ 6 बोलो, मैंने लिखा 5 Br और मैंने लिखा Cl। क्लियर? और एक मैं आपसे कहूँ CO H2O और यहाँ पर लिखता हूँ 5 Cl और बाहर Br। तो मेरे कहने का मतलब है इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, एक में Cl आयन होगा और एक में Br आयन होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, तो आपसे मैं कहूँ लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बोलो आयनिक स्पेयर में अलग अलग आयन होने से है, तो इसको आयनिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा मैंने कहा दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर? हाइड्रेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रेट मॉलिक्यूल की क्या होती है, आयनिक स्पेयर और आपसे में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अलग होना चाहिए। जैसे CO मैंने कहा यहाँ पर सपोज दैट मैंने लिखा H2O, मैंने यहाँ पर किया 5। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा Br और यहाँ पर लिखा Cl2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा CO बोलो H2O4 कर दिया, और आपसे मैं कहूँ यहाँ पर Br और Cl और मैंने कहा Cl और H2O। तो हमने देखा आयन तो सेम ही है बोलो, लेकिन हाइड्रेट की संख्या अलग है, तो ये कौन सी समस्या होगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन आपसे मैं कहूँ समावेयता, इसमें क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो एम्बिडेंटेड है वो शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर Ni, मैंने कहा Cn
4 आपसे मैं कह रहा हूँ और Cl2 क्लियर, और एक लिखा Na बोलो Nc4 और मैंने कहा Cl2, तो ये आयनिक का हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर साइनो है, यहाँ आइसोसाइनो है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, बोलो लिंकेज का होगा। ऐसे ही मैंने कहा एक और होती है फोर्थ, जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन, आपसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा Na बोलो CN4 आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और एक लिखा मैंने सपोजेट CO और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर CO बोलो 4 क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ऐसा मिले कि बोलो CO मैंने कहा CN4 और मैंने कहा Na बोलो CO4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ मेटल हुआ, तो सेंटर मेटल हुआ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये भी मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जितने भी टॉपिक थे फिजिकल के बोलो 10 के 10 टॉपिक मैंने अभी आपको प्रिपेयर करा दिए, और वो भी मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से कि हर टॉपिक में एग्जाम से पहले आपको क्या याद होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपने इस लेक्चर को एक दो बार अच्छे से देख लिया, जब भी आपको टाइम मिले, मेरे कहने मतलब पढ़ने का मतलब है कि 2 घंटे निकाल करके पूरा लेक्चर अच्छे से सुनो, 10 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, क्लियर। और मेरी गारंटी है कि मैंने आपको जो बताया है उन्हीं लॉजिक में से क्वेश्चंस आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बात समझ लो ना। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा। आपसे मैं कहूँ तो हम कल आपसे मैं को रिमेनिंग जो आपके 15 टॉपिक है इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक के आपसे मैं वो भी एक बना लेंगे, तो आप बोलो पूरा जो केमिस्ट्री है वो आपका लगभग 2 लेक्चर के अंदर जब चाहो आप तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। इसको आप पढ़ें और आपसे मैं कहूँ इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये मैं उनके लिए जिनको बोलो अब आपसे मेरे को फास्ट रिवाइज करना है, वो चाहते हैं कि हमें 10 टॉपिक मतलब हम 2 घंटे के अंदर तैयार कर लें, बोलो, और वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, बोलो आपका केमिकल काइनेटिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, आप मोलिकुलर आपसे मैं कहूँ बॉन्डिंग है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बोलो आपसे मैं कहूँ ये ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, आपसे मैं को इसको अच्छे से देखो और आपसे मैं करूं अगर बहुत अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हो, जिससे आपके और फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।